तो पीछे के हम लोगों ने क्लास में पढ़ा 1953 का जो चार्टर एक्ट था से कंपनी को थ्रेड था। और ये 53 वाला थ्रेड जो है 1813 और 1833 में लगातार बढ़ता चला गया था। 1813 में मेजर ट्रेड मोनोपोली छीन लिया गया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। 33 में वो भी गया और कहा गया कि धरोहर है। और 53 में तो अगर टाइम फ्रेम नहीं कहा गया तो सीधा था कि आपके लिए भी टाइम फ्रेम नहीं है, हमारे लिए भी टाइम फ्रेम। तो इस बीच में जो घटना घटी इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। भारत के लोगों के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ या अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर पहली बार एक सशक्त विद्रोह हुआ। इस 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा खामियाजाना ऊपर अंग्रेजों के मुताबिक हिसाब से कंपनी को उठाना पड़ा। कंपनी जो करना चाह रही थी 1857 की क्रांति ने सरकार जो करना चाहती थी उसे 1857 की क्रांति ने मौका दे दिया। और जो कहावत है कि बिल्ली के भाग से शिकहर का टूट जाना, वही हुआ। 1857 की क्रांति हुई और सारा दोष सरकार ने कंपनी पर डाल दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोग फेल होइएगा तो सारा दोष हम लोगों पर डाल दीजिएगा, है ना। कोचिंग वाले ने नहीं पढ़ाया, सर अच्छा नहीं पढ़ाते थे, कोचिंग में ये कमी वो कमी, है ना। और सीधे अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए, है ना। तो आदमी जो है अपनी गलती तो कभी इतिहास का सत्य है। भारत में कंपनी जो भी कर रही थी उसमें सारा हिस्सेदार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जब धन लूट कर ले गया और उनको धनी बना दिया तो उस समय तो नहीं समझ में आया कि धन कैसे आ रहा है। तो अगर किसी का खून निकालिएगा तो आज न कल वो तो जानकर विद्रोह करेगा ही। लेकिन यही तरीका होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर डाल देना। सरकार ने भी यही किया, उनको चाहिए था ही मौका। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम का एक और नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। इसको याद रखिएगा, भारत में बेहतर प्रशासन के लिए भारत सरकार अधिनियम। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया। तो लोगों को आशा दिया कि हम कंपनी ने सारा गलती किया, कंपनी की गलतियों के कारण 1857 हुआ, कंपनी भारत में शासन करने योग्य नहीं है। तो कंपनी पर डांट फटकार करके सारा गुस्सा कंपनी पर निकाल दिया। और उधर इससे पहले क्वींस प्रोक्लेमेशन, महारानी की घोषणा भी आ चुका था। महारानी ने कहा है कि अब से आप लोग हमारे प्रजा हैं। तो हम लोग प्रजा होने में बहुत आनंदित होते हैं जब हम कंप्लीट सबऑर्डिनेशन, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब भारत के लोगों को लगा कि वो अब महारानी शासन करेगी, अब तो हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन आ ही जाएगा। तो इस एक्ट के द्वारा एक तीर से कई निशाने साध लिए गए, है ना। तो 1858 का एक्ट 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका दिया जिसकी तलाश में वो बहुत पहले से थे कि कंपनी से सारा जिम्मेदारी छीन ले, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was an act of the British Parliament that transferred the government and territories of the East India Company to the British Crown
the company's rule over British territories in India came to an end and it was passed directly to the British government. यानी भारत का प्रशासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया कि अब कंपनी नहीं, सीधे हम लोग शासन करेंगे। और क्वीन ऑफ विक्टोरिया जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया हो गई इस अधिनियम के तहत। और बैकग्राउंड आपको बता चुके हैं। अब यहां देखिए, फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1958, प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया। इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वेयर टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन। अब भारत का जो भूभाग था वह ब्रिटिश महारानी के नाम से शासित होना था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर स्क्रैप्ड। जो दोहरा शासन कब से शुरू हुआ था? आए 1836 पक्का? सत्रह सौ चौरासी में लागू हुआ और आप लोग 2 दिन में भूला कीजिए ऐसे ही। तो इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1858 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था इस एक्ट ने समाप्त कर दिया, है ना। The powers of the company's court of directors were vested with the Secretary of State for India. The Secretary of State was to be British MP and a member of Prime Minister's cabinet. He was to be assisted by a council of 15 members, है ना। He was also the channel of communication between the British government in Britain and the Indian administration. He also had the power to send secret dispatches to India without consulting his council. Via the Secretary of State, the British Parliament could ask questions regarding Indian affairs. देखिए क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा एक पोस्ट क्रिएट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ब्रिटेन में और अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जान लीजिए, है ना। वहां कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स मतलब फॉरेन मिनिस्टर। तो एक नए पद का सृजन हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हुआ तो भारत सचिव विथ 15 मेंबर काउंसिल, 15 सदस्यीय परिषद के साथ अब ब्रिटेन से शासन करने वाला नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। वह एक एमपी है तभी कैबिनेट मिनिस्टर हम ही लोगों की तरह बनेगा। अब क्या हुआ कि वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत संबंधी सभी मामलों की देखभाल करता। कोई जरूरी और ऐसा मुद्दा होता तो काउंसिल के बिना भी वह कॉरेस्पॉन्ड कर सीक्रेट डिस्पैच भारत भेज सकता था। तो अब जो है भारत का जो गवर्नर जनरल है, आगे इसका देखिएगा वाइसराय नाम हो जाएगा। तो वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे हम लोगों के देश में होता है अपने विभाग का भी एनुअल बजट प्रेजेंट करेगा। तो अब जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले भारत के मामले में कभी भी सवाल आप पूछ सकते थे, अब जब बजट डिमांड आएगा तो ग्रांट करने के समय जो भारत में भी होता है
उस तरह से आप सवाल जवाब करते, और अब हर चीज मामले के लिए जिम्मेदार हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, है ना। Via the Secretary of State, the British Parliament could ask questions regarding the Indian affairs. The representative of the British government in India was Governor General and Viceroy, है ना। देखिए, गवर्नर जनरल का नाम इस समय से वाइसराय हो जाएगा, आदमी सेम रहेगा, है ना। जब वह कंपनी के लिए काम करेगा तो गवर्नर जनरल रहेगा, और जब ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन काम करेगा तो ही विल बी नोन एज वाइसराय, है ना। The viceroy and the governor of the various presidencies were appointed by the crown. अब कंपनी के नियुक्ति का सारा अधिकार खत्म, कंपनी खत्म तो अधिकार खत्म। अब गवर्नर जनरल की या वाइसराय की नियुक्ति और उनके अन्य मेंबर की नियुक्ति क्राउन करेंगे, यानी ब्रिटिश कैबिनेट करेगा। द वाइसराय वाज टू बी असिस्टेड विथ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। तो यहां से सीधे तौर पर भारत ब्रिटिश कॉलोनी बनता है। यहां इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कॉलोनी था, तो बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन 1858 के एक्ट ने यहां से भारत सीधे के सीधे ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है ना, क्योंकि कंपनी हो गई खत्म। दिस एक्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। यहां भी आइए गया, और आप लोग आसमान ताक रहे थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तब दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी यहाँ खत्म हो गया, है ना, क्योंकि उस समय ब्रिटिश क्राउन को लगा था कि भारत के रजवाड़े डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण नाराज हुए। तब यहां से कहा गया कि अब हम लोग किसी भी रजवाड़े के प्रिंसली स्टेट्स के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। Indian civil services was to be instituted for the administration of the country. There was provision for Indians to be admitted to the service. तो यही ICS का निर्माण होता है। वहाँ 53 में सिविल सेवा कहा गया, और यहाँ स्पष्ट कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना, ICS। तो आजादी के पहले ऑफिसर लोग ICS ऑफिसर कहलाते थे। It was decided that the remaining Indian princes and chiefs, more than 560 in number, would have their independent status provided they accept British suzerainty. 560 से अधिक जो भारतीय रजवाड़े थे, उन लोगों के स्वतंत्र अस्तित्व को और स्वायत्त अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा अगर वो अंग्रेजों की अधीनता मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके स्टेटस को भी एक तरह से एश्योर किया कि अब आपको हम लोग छीनेंगे नहीं। ठीक, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉर्ड स्टैनली। याद रखिएगा इस बात को। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राइली was opposed to the crown directly ruling India, but his fellow MPs did not agree with his views, and the bill passed the House of Commons easily. तो उस समय का जो प्रधानमंत्री थे डिज़राइली नहीं चाहते थे कि भारत पर ब्रिटिश नेशन डायरेक्टली रूल करे, लेकिन जो सांसद लोग थे वो प्रधानमंत्री के विचार से सहमत नहीं थे, और एक्ट पारित हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय है ना, उस पोस्ट पर पहले ही था ही वो, तो गवर्नर जनरल सह वाइसराय कहलाने वाला पहला व्यक्ति है ना। इन दैट वे आप कह सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल
एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक ना, दोनों ही नाम अब इसके बाद उसका इस्तेमाल होगा। इससे पहले केवल गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिश शासन डायरेक्टली लागू हुआ। कंपनी जिसने इतना मेहनत से ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण किया था, बेचारा नेपथ्य में चला गया और उसके शासन को छीन लिया गया।